नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज पीएम मोदी दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। पीएम दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी आज शाम में भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वडोदरा, भुज और अहमदाबाद में रोड शो का कार्यक्रम है। पीएम के दौरे को लेकर गुजरात के लोगों में भारी उत्साह है। पीएम मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन कल गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ भी करेंगे। आज का दिन बेहद खास है। साल 2014 में आज ही के दिन पीएम मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 26 मई 2014 की तारीख भारतीय राजनीति और लोगों दोनों के जीवन में एक परिवर्तनकारी युग का आगाज था। 11 साल पहले साल 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ दिलाई गई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा और कुल 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। साफ नियत और स्पष्ट नीति के साथ सबका विकास का मंत्र अपनाया। बीते 10 सालों में इतना बदलाव आ चुका है कि देश का हर वर्ग, हर व्यक्ति आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण का हिस्सा बन रहा है। विकसित भारत अब सभी का संकल्प है और चौथी आर्थिक महाशक्ति बनना एक बड़ी उपलब्धि। आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस पहुंच गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में दगुबाती, पुरंदेश्वरी, एमजे अकबर, गुलाम अली खटाना और समीक भट्टाचार्य शामिल हैं। इसके अलावा अमर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी और पंकज सरन भी शामिल हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क का भी दौरा करेगा। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन से कुवैत के लिए रवाना हो गया है। ये प्रतिनिधिमंडल आज से 27 मई तक कुवैत के दौरे पर रहेगा। कुवैत की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल कुवैत सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, नागरिक समाज के प्रमुख सदस्यों, थिंक टैंकों, मीडिया और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फांगनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बहरीन हमारा पुराना दोस्त है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद बहरीन वो पहला देश था जिसने इस हमले की निंदा की थी। बहरीन में गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनके आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं शायद उतने पूरी दुनिया में नहीं होंगे। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। बहरीन के दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान से सहायता प्राप्त करके भारत में आतंकी हमले कर रहे हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कांगो के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बांसुरी स्वराज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि ये न्याय का नया संकल्प है जो भारत ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया के दौरे पर
जुब्लिजाना पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत स्लोवेनिया गणराज्य में भारत के राजदूत अमित नारंग ने किया। इससे पहले डीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दल ने रूस का दौरा किया था। कनिमोझी ने कहा कि रूस हमारी कार्रवाई से सहमत है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जॉर्ज टाउन गुयाना पहुंचा। वे गुयाना के नेतृत्व और मीडिया, भारतीय समुदाय और प्रवासी समुदाय तथा गुयाना में भारत के मित्रों के प्रमुख वार्ताकारों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बर्बेस में गुयाना के सहकारी गणराज्य की सरकार द्वारा आयोजित 59वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होगा। इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव से मुलाकात की। शशि थरूर ने गुयाना के उपराष्ट्रपति के साथ हुई मुलाकात को काफी अभूतपूर्व बताया। गुयाना के उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने गुयाना दौरे के दौरान कहा कि आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक समस्या है। गुयाना के जॉर्ज टाउन में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा संदेश बहुत स्पष्ट है, हमें आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना है, चाहे वो कहीं भी हो। शशि थरूर ने कहा कि हमें उन लोगों को भी गंभीरता से चुनौती देनी है जो उन्हें आतंकवाद को वित्त पोषित, प्रशिक्षित और निर्देशित कर रहे हैं। गुयाना में भारत के उच्चायुक्त अमित तेलंग ने कहा कि भारत और गुयाना के बीच एक विशेष प्रकार की साझेदारी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद गुयाना के राष्ट्रपति ने इसकी निंदा की थी। गुयाना में भारतीय प्रवासियों ने कहा कि वो आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से सहयोग करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो कृषि उद्योग समागम में बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अमित शाह आज सबसे पहले नागपुर के जामठा में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वो चिंचोली गांव में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के उप केंद्र की आधारशिला रखेंगे। नागपुर के बाद गृह मंत्री अमित शाह आज ही नांदेड़ पहुंचेंगे, जहां वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक की एक प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसके बाद वो नांदेड़ में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज शाम नांदेड़ में भाजपा के महानगर कार्यालय का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। भारत और मालदीव के बीच दूसरी भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील कल भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। खलील कल शाम अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली पहुंचे। आज वो अपने समकक्ष विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में रांची और जमशेदपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। रांची में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के साथ ही उन्होंने जनजाति के सम्मान में बने संग्रहालय का भ्रमण किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पूरे देश को भारत की सेना और उनके शौर्य पर गर्व है। हमारा संदेश स्पष्ट है, अब कोई भी देश आतंकवाद फैलाने का काम करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास में एमएसएमई सेक्टर की भूमिका बहुत अहम है। उन्होंने विकसित भारत को हकीकत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर भी जोर दिया।
समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी ताकत से दुनिया को परिचित कराया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ भारत ने एक नई तरह से युद्ध किया है, जो जवानों की शौर्य गाथा को बताता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रांची स्थित स्वर्णभूमि सभागार में विभिन्न सोसाइटी द्वारा आयोजित नागरिक अभिनंदन समारोह में भी शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। सत्र 2025-26 के लिए राज्य के छात्र छात्राओं को डीबीटी माध्यम से ड्रेस, जूते, मोजे, स्टेशनरी और स्कूल बैग के लिए धनराशि भेजने की योजना की शुरुआत करेंगे। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ में आज 38 कंपोजिट मॉडल और 67 अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास होगा। 139 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नए भवनों का लोकार्पण होगा। 5258 विद्यालयों में आईसीटी लैब और 503 विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना होगी। कोविड के मामले को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। विभिन्न राज्यों में दर्ज किए गए ज्यादातर कोविड के मामले हल्के प्रकृति के हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड के अब तक जो मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकांश मामले केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। कोविड के नए मामलों को लेकर राज्य सरकारें सतर्क है और लोगों को जागरूक कर रही है। हाई रिस्क ग्रुप के लोग अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। डॉक्टर की सलाह है कि लोग अपना हाथ साबुन से धोएं और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और सतर्कता बरतें। दक्षिण पश्चिम मानसून महाराष्ट्र पहुंच गया है और अगले 3 दिनों में इसके मुंबई और कुछ अन्य हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराष्ट्र में तटीय कोंकण और मुंबई में पिछले 2 दिनों से भारी प्री मानसून बारिश हो रही है। मानसून इस बार महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से देवगढ़ में प्रवेश कर गया है। मुंबई में कल कई इलाकों में बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बन गई। केरल में कल भारी बारिश हुई। बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में पेड़ उखड़ने से कुछ लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई है। भारी बारिश के पूर्वानुमान के चलते मौसम विभाग ने 5 जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मल्लपुरम के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश की चेतावनी को देखते हुए आज कासरगोड, कन्नूर, वायनाड, कोझिकोड और मल्लपुरम जिलों में शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आज सोमवती अमावस्या है। आज के पवित्र दिन महिलाएं सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करने और पति की लंबी आयु के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। आज गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। दादी दादी, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर उत्तर भारत में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर सुबह से ही गंगा स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज स्थित संगम पर भी आस्था की उमंग नजर आई। सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर पावन स्नान किया और पूजन किया।
असम के गुवाहाटी में सोमवती अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालुओं ने कामाख्या देवी मंदिर में पूजन अर्चन किया। भारत के विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकसित भारत की ओर तेज और बड़ी छलांग लगाई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत का उदय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत शासन का प्रत्यक्ष परिणाम है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के तेज विकास के लिए आयोजित की गई राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 4.3 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और 8 समझौता ज्ञापन हुए हैं। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान अब तक 29.7 मिलियन टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 सीजन के बाद ये सबसे अधिक खरीद है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार इस साल रिकॉर्ड फसल के कारण गेहूं खरीद का अंतिम आंकड़ा 325 लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है। एफसीआई के आंकड़ों के मुताबिक गेहूं खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में चालू वर्ष में अधिक गेहूं खरीदा है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल ने पीएलआई के तहत नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए दवा कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये आवेदन 11 मुख्य फार्मास्यूटिकल उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए मांगे गए हैं। सरकार के इस कदम का उद्देश्य भारत में दवाओं के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करना है। भारतीय स्टार्टअप्स ने इस सप्ताह 21 डील्स के जरिए $139.5 मिलियन का फंड जुटाया है। ये देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर निवेशकों के विश्वास को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में सिक्किम के ब्रांड क्रॉफ्टेड फाइबर्स का जिक्र किया और कहा कि ये ब्रांड सिक्किम की संस्कृति को आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मधुमक्खी पालन का भी जिक्र किया और बढ़ते शहद उत्पादन पर खुशी जाहिर की। पीएम ने शहद की मिठास को आत्मनिर्भर भारत का स्वाद बताया। केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। ये ब्याज दर पिछले वित्त वर्ष के समान ही रखी गई है। नई दिल्ली में ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में ये निर्णय लिया गया। भारत चिली के बीच आज से नई दिल्ली में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी सीईपीए पर पहले दौर की वार्ता शुरू होगी। ये वार्ता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने में एक बड़ी छलांग होगी। चिली के राष्ट्रपति की अप्रैल में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने व्यापार संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। चिली को भारत एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है, जो महत्वपूर्ण खनिजों, कृषि, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, रेलवे और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। वहीं सीईपीए के माध्यम से चिली भारत को अपने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने औद्योगिक आधार का विस्तार करने और अधिक भारतीय निवेश आकर्षित करने का भी प्रयास करेगा। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ साथ दोनों देशों में निर्यात प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाएगा। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई ने कहा कि न्यायाधिकरणों के लिए केंद्रीकृत निगरानी संस्थान की स्थापना से भारत की न्याय वितरण प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार होगा और यह अधिक उत्तरदायी और कुशल बनेगी। सरकारी कंपनी एनएसडीएल के मुनाफे में वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में
करीब 5% की बढ़त देखने को मिली। NSDL ने बताया कि कंपनी का मुनाफा जनवरी से मार्च अवधि में 4.77% बढ़कर 83.3 करोड़ रुपए हो गया है। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस के इस हवाई हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने यूक्रेन के 30 से अधिक शहरों और कस्बों पर एक साथ हवाई हमला किया। इस हमले में 67 मिसाइलें और ड्रोन शामिल थे। इस भीषण हमले में 13 लोग मारे गए जबकि कई अन्य लोग घायल हुए हैं। इस हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि रूस के इस हमले से वो खुश नहीं हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप पर पुतिन के खिलाफ चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ के प्रमुख के साथ बातचीत के बाद EU से आयात पर 50% टैरिफ को 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ बात को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। ट्रंप ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद ये नरम रुख अपनाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार हार्वर्ड विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की संख्या कम करना चाहती है और स्कूल को उन विदेशी छात्रों के नाम उपलब्ध कराने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो कपड़ा विनिर्माण को वापस अमेरिका ले जाने में रुचि नहीं रखते हैं। इसके बजाय उनका ध्यान कंप्यूटर चिप्स और टैंक जैसी बड़ी चीजों पर है। गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य हमलों में कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें एक वरिष्ठ बचाव सेवा अधिकारी और एक पत्रकार भी शामिल है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने रविवार को कहा कि उसके 2 कर्मचारी शनिवार को खान यूनिस में एक घर पर हुए हमले में मारे गए थे। चिली के प्योर्टो वरस शहर में आए बवंडर ने जमकर तबाही मचाई। तूफानी हवाओं की वजह से कई इलाकों में पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स गिर गए। साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक नए युद्धपोत के प्रक्षेपण के दौरान हुई बड़ी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार शिपयार्ड अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। यूरोपीय और अरब देशों के सांसदों ने गाजा में युद्ध पर चर्चा करने के लिए रविवार को मैड्रिड में मुलाकात की। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला में नेशनल असेंबली के सांसदों और राज्य के गवर्नरों के चुनाव के दौरान अपना वोट डाला। नेशनल असेंबली के उम्मीदवार ट्रैपल्स अपने बेटे के साथ काराकास मतदान केंद्र पर पहुंचे। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग की सचिव क्रिस्टी नोएम रविवार को इजरायल पहुंची। वॉशिंगटन में 2 इजरायली दूतावास कर्मचारियों की हत्या का भी मामला था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस और यूक्रेन ने 3 दिवसीय युद्ध बंदियों की अदला बदली पूरी कर ली है, जिसमें दोनों पक्षों ने 303 और बंदियों की अदला बदली की। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले में हेनरिक क्लासेन की नाबाद 105 रनों की शतकीय पारी की बदौलत SRH ने इस मुकाबले में 110 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया गेम्स 2025 की प्रशंसा की। वॉलीबॉल के लेवल 1 के इंटरनेशनल कोच नील कमल राय ने इन खेलों के सफल आयोजन के लिए एनडीए सरकार को धन्यवाद दिया है। भारतीय मुक्केबाज पवन बाटवाल ने कंबोडिया के साओ रंगसे को 5-0 से हराकर चौथे थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 83 रनों से मात दी। दिलचस्प हुई टॉप 2 की दौड़। आज पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा मुकाबला। सुहल में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की
10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में दोनों भारतीय टीमों ने क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। भारत ने 2 दिनों में टूर्नामेंट में दूसरा डबल पोडियम हासिल किया। इंडियन ऑयल डुरंड कप अपने 134वें संस्करण के साथ लौट रहा है। इस साल पहली बार टूर्नामेंट 5 राज्यों में आयोजित किया जाएगा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल 2 साल के अंतराल के बाद इसकी मेजबानी करते हुए वापसी कर रही है। डुरंड कप आयोजन समिति ने इस साल के टूर्नामेंट की तारीखें 22 जुलाई से 23 अगस्त 2025 के बीच तय की है। भारत के नवनियुक्त टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ आगामी 5 टेस्ट मैचों की सीरीज रोमांचक होने जा रही है और टीम 20 जून से शुरू होने वाले दौरे में किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी और विश्व चैंपियन डी गुकेश और अर्जुन एरिगैसी आज से स्टावांगर में शुरू हो रहे प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करेंगे। इसमें पुरुष और महिला वर्ग में 6 शीर्ष खिलाड़ी शामिल हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स में प्रथम वरीयता प्राप्त आर्यना सबालेंका दूसरे दौर में पहुंची। कल सबालेंका ने कामिला राखिमोवा पर 6-1, 6-0 की आसान जीत दर्ज की। सबालेंका का अगला मुकाबला जोएल टचमन से होगा। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। नमस्कार।